मैं सुगंध द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास भी इतिहास की दूसरे नंबर की क्लास है। इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज की दूसरी क्लास में। अब हम शुरुआत करेंगे, जितना आगे हो चुका था उसके आगे चलते हैं। पुराण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब इतिहास में आगे बढ़ेंगे, पुराण पे जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। कौन थे? पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। ठीक है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मत्स्य पुराण है और प्रामाणिक भी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलते हैं। रामायण की रचना आपको पता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ठीक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। रामायण अगर बोले तो महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस बोले तो तुलसीदास। ठीक है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये बात ध्यान रखना है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य पे। बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? अगर पूछा जाए ध्यान रखना है, पाली भाषा में है। दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ से? दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखी महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। अब आते हैं हम जैन साहित्य पे। जो जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं उन पे फोकस किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को पूछ दिया जाए जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ये भी ध्यान रखना है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। जैन ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ? अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ
ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लौकिक साहित्य पे। किस पे आएंगे? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक रचनाओं में किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य मतलब चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र को क्या माना जाता है? सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये नाम पूछे जा सकते हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? विशाखादत्त के द्वारा। कथा सरित सागर किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा रची गई है। और कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास का ज्ञात होता है। ठीक है, क्या ज्ञान होता है? कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इस बात को भी ध्यान रखना, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। अब विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिया से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आनेसिक्रिट्स एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सिकंदर के समकालीन कौन है, तो ध्यान रखना निरियाकस, आनेसिक्रिट्स, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्तनीज, डाइमेकस तथा डाइनोसियस उल्लेखनीय है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत कौन कौन? मेगस्तनीज, डाइमेकस तथा डाइनोसियस उल्लेखनीय है। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगस्तनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और मेगस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मेगस्तनीज था सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। अगला ध्यान रखेंगे, डाइमेकस सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। किसका था? डाइमेकस सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो इन चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए चलेंगे, आपको दिक्कत ना हो, बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया गया है। जो डाइग्नोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डाइनोसियस क्या था? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। कौन किसके कहाँ आया था ये मैंने आपको बता दिया। टालमी ने 2री शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? टालमी ने 2री शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ये सब ध्यान रखना कौन किसने लिखी। टालमी ने 2री शताब्दी में कौन लिखी? जियोग्राफी लिखी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में कौन लिखी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, और इसके लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था।
इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चीनी लेखक फायान। चीनी लेखक फायान बहुत प्रसिद्ध है। फायान पाँचवीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। फायान कब आया था? 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। आगे चलते हैं। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग कब आया था? 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत के 16 वर्षों तक रहा। भारत में कितना रहा? 16 वर्षों तक वेनसांग रहा और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, ठीक है। वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है। एक इसने पुस्तक लिखी वेनसांग ने, इसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? वेनसांग को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। भैया इनके नाम ध्यान रखना। मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चीनी यात्री सुंग युन। कौन? चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था। कौन? चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था। आगे बात करते हैं अरबी लेखक। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कौन? अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। कैसा था? अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। किसने? 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अलमसुदी। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अलमसुदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक जैसे इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत कौन है? रेहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ। कौन? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था।
इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो कहाँ आया था? 13वीं सदी में के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतया अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अभिलेख की। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का मिला है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्त अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। किसका है? बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्त वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आगे और बात करेंगे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। शुद्ध रूप से अशोक का नाम अंकित किया गया है। ठीक, चलते हैं आगे और आगे चलेंगे। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में मिले हैं। अशोक के अभिलेख किसमें मिले हैं? मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ट, यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में मिले हैं। यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अगर आप अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इपिग्राफी। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इन चीज़ों का आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्लास निरंतरता के साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।